हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अक्सर आपने चार वर्ड सुने होंगे: जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी। और आपको कई बार इनमें कन्फ्यूजन भी होता होगा कि इनमें अंतर क्या होता है। तो आज आप इस वीडियो को कंप्लीट देखना और आपको इसमें जो अंतर होता है वो हमेशा के लिए समझ में आ जाएगा। आपको अब कभी भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जीडीपी को हम कहते क्या हैं। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और इसको हिंदी में बोलते हैं हम सकल घरेलू उत्पाद। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सकल घरेलू उत्पाद, उसके बाद हम पढ़ेंगे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद के बाद हम पढ़ेंगे एनडीपी, जिसको हम बोलते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये हो गया शुद्ध घरेलू उत्पाद। और आखिरी में हम पढ़ेंगे एनएनपी, इसको हम बोलते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इन चारों में अंतर क्या होता है। ठीक है, अब हम सबसे पहले देखेंगे कि बाजार कीमत और साधन लागत में अंतर क्या होता है। बाजार कीमत मतलब हुआ मार्केट प्राइस, और साधन लागत मतलब हुआ फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो मार्केट प्राइस तो आपको मालूम है कि जो वस्तु हम मार्केट से खरीदने जाते हैं, जितने में वस्तु हमको मिलती है उसे हम बोलते हैं मार्केट प्राइस। फॉर एग्जांपल, आप एक ब्रेड खरीदने जाते हैं, ब्राउन ब्रेड। अभी मार्केट में जो ब्राउन ब्रेड है उसकी जो कीमत है 30 रुपया है। तो आप 30 रुपये में एक ब्राउन ब्रेड खरीद के लाते हैं मार्केट से। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो ब्राउन ब्रेड है उसको बनाने में, जिस फैक्ट्री में वो बना होगा, उसको बनाने में 30 रुपया लगा होगा एक ब्राउन ब्रेड को बनाने में? नहीं लगा होगा। होता क्या है ना, एक तो होता है बाजार कीमत। बाजार कीमत मतलब हुआ कि हम जिस कीमत में बाजार से वस्तु खरीद कर ला रहे हैं वो हो गया बाजार कीमत। एक होता है साधन लागत, इसको हम बोल सकते हैं कि उस वस्तु को बनाने के लिए जितने भी संसाधन लगे हैं, साधन मतलब संसाधन से ही साधन आया है, तो उस वस्तु को बनाने में जितने भी संसाधन लगे हैं उन संसाधनों में कितनी लागत लगी है, अर्थात उस वस्तु को बनाने में कितना खर्चा आया है। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल 30 रुपये का हमको ब्राउन ब्रेड मार्केट से मिल रहा है, तो हो सकता है कि उसमें 26 रुपये उस ब्रेड को बनाने में खर्चा आया हो फैक्ट्री में। ठीक है, तो बाकी का हम 4 रुपये क्यों दे रहे हैं? तो जो बाकी का 4 रुपया होता है वो होता है इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि अप्रत्यक्ष कर, जो सरकार के पास जाता है। ठीक है, जैसे आप एक 10 रुपये का लेज भी लाते हैं ना, 10 रुपये का लेज जब आप मार्केट से खरीदते हैं तो उस लेज की जो कीमत आप देते हैं दुकानदार को, वो हो गया उस लेज का बाजार कीमत। लेकिन आपको लगता है कि उस लेज को बनाने में 10 रुपया लगा होगा? उस लेज को बनाने में कम लगा होगा। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कि उस लेज को बनाने में 10 रुपया तो उसका बाजार कीमत होगी, हो सकता है कि उस लेज को बनाने में जो साधन लागत है, जो उस लेज को बनाने में जो संसाधन लगे हैं उनकी जो लागत है वो 7 रुपया हो। तो बाकी रुपया किसके पास जा रहा है? तो जो बाकी 3 रुपया है वो सरकार के पास जाता है अप्रत्यक्ष कर के रूप में, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में। अब आप मुझसे कहेंगे चलो मैं तो समझ गया हूँ कि आपने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है कि जो बाजार कीमत होती है इक्वल टू होती है साधन लागत प्लस अप्रत्यक्ष कर, लेकिन आपने इसके पीछे ही क्या लिखा है? माइनस आर्थिक सहायता, या हम बोल सकते हैं इसको सब्सिडी। सब्सिडी जैसे कि हमारे देश की सरकार है ना, वो चाहती है कि देश में जो सोलर ऊर्जा है उसका उपयोग बढ़े। अब सोलर ऊर्जा का उपयोग कैसे बढ़ेगा? सोलर ऊर्जा का उपयोग तभी बढ़ेगा जब सोलर पैनल जो होते हैं उनका उत्पादन बढ़े। अब सरकार एक प्रकार से लालच देती है, जो सोलर पैनल बनाने वाली जो कंपनियां हैं, सरकार ये चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां सोलर पैनल का उत्पादन करें। तो उसके लिए सरकार ये लालच देती है, सरकार कहती है कि हम आपको सब्सिडी देंगे अगर आप सोलर पैनल का उत्पादन करते हैं। तो इस लालच से कई सारी कंपनियां सोलर पैनल का उत्पादन करने लग जाती हैं और कई नई कंपनियां भी सोलर पैनल के उत्पादन में आ जाती हैं। ठीक है, तो होता क्या, मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक सोलर पैनल के उत्पादन में साधन लागत लग रही है 400 रुपया, और सरकार उसमें 5% अप्रत्यक्ष कर लगा रही है, इनडायरेक्ट टैक्स लगा रही है। तो 400 का 5% हो जाता है
20 रुपया। ठीक है, ये तो हो गया अगर सरकार ने सब्सिडी नहीं दी है, तो ये 420 रुपया उस सोलर पैनल का कीमत हो गया, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अगर सरकार कहती है कि हम आपको सब्सिडी देंगे अगर आप सोलर पैनल का उत्पादन करेंगे, तो अब इसका प्राइस कितना हो जाएगा। ये अभी पहली कंडीशन तब थी जब सरकार ने इसमें कोई भी आर्थिक सहायता नहीं दी थी, यानी कि सब्सिडी नहीं दी थी, तो बाजार कीमत कितनी होगी, 420 रुपया। लेकिन अगर सरकार बोलती है कि हम आपको कुछ सब्सिडी देंगे, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, सरकार कहती है हम आपको 30 रुपये सब्सिडी देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर प्राइस कितना हो जाएगा, यहाँ प्राइस हो जाएगा, साधन लागत हो गई है 400 रुपया, 20 रुपया उसका इनडायरेक्ट टैक्स था, माइनस 30 रुपया सरकार ने कहा हम आपको सब्सिडी देंगे। सब्सिडी मीन्स ये हुआ ना, इनके 400 रुपये लगे उसके उत्पादन करने में कंपनी के, 20 रुपये तो सरकार के पास जाने ही है, वो तो टैक्स के रूप में जाएंगे। लेकिन सरकार ने बोला कि जितना आपको खर्चा आएगा उस पैनल को बनाने में, एक पैनल को बनाने में, हम आपको 30 रुपये आपको वापस कर देंगे। जैसे आपका एक सिलेंडर होता है, जब आप सिलेंडर भराते हैं तो मान लीजिए सिलेंडर की कीमत 700 रुपया है, तो सरकार क्या करती है, 300 रुपये आपके अकाउंट में डाल देती है, तो आपको कितने का पड़ता है, वो 400 का पड़ता है ना। उसी प्रकार से सरकार कहती है कि आपको हम एक पैनल के उत्पादन में 30 रुपये आपके हम अकाउंट में डाल देंगे। तो अब कितना हो गया साधन लागत, 400 साधन लागत थी, लेकिन सरकार ने 30 रुपये आपके अकाउंट में डाल दिए, तो अब साधन लागत कितनी होगी, 370 प्लस 20 तो टैक्स लगेगा। तो अब कितना हो जाएगा इसका बाजार कीमत, अब बाजार कीमत हो जाएगी 390। ठीक है, तो पहले बाजार कीमत ज़्यादा थी, अब बाजार कीमत कम हो गई है। तो इससे फ़ायदा ये भी होता है, जैसे पहले कोई व्यक्ति अगर सोलर पैनल खरीदने मार्केट जाता था, उसको 420 के मार्केट प्राइस में वो सोलर पैनल मिलता था, लेकिन अब क्या होगा, अब 390 के प्राइस में उसको सोलर पैनल मिलने लग जाएगा। तो इससे क्या होगा, इससे दो फायदे होंगे, एक तो सोलर पैनल का उत्पादन बढ़ेगा, साथ में सोलर पैनल की बिक्री भी बढ़ जाएगी। ठीक है, दो एक तीर से दो निशाने कह सकते हैं इसको। तो आप यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना कि अगर सरकारें किसी वस्तु के उत्पादन के लिए सब्सिडी दे रही हैं, तो उस समय जो मार्केट प्राइस होगा उस वस्तु का, उसके लिए फॉर्मूला किस प्रकार से होगा, बाजार कीमत बराबर साधन लागत प्लस अप्रत्यक्ष कर और माइनस हम कर देंगे जितनी भी सरकार सब्सिडी दे रही होंगी। और अगर किसी वस्तु के लिए सरकारें सब्सिडी नहीं देती हैं, जैसे मैंने शुरुआत में आपको बताया था, ब्रेड की कीमत मैंने बताया था, ब्राउन ब्रेड की कीमत मार्केट जो प्राइस है वो 30 रुपया माना था मैंने, तो मैंने बताया था 30 रुपया इसका मार्केट प्राइस है और 26 रुपया इसका साधन लागत है, प्लस 4 इसका अप्रत्यक्ष कर है। और ब्रेड के उत्पादन के लिए तो सरकारें कोई सब्सिडी नहीं देती हैं, तो यहाँ पर हम फॉर्मूले में क्या कर देंगे, -0 कर देंगे। तो -0 करके तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। तो इस प्रकार से जिन वस्तुओं के लिए सरकारें सब्सिडी नहीं देती हैं, उन वस्तुओं के लिए हम जो आर्थिक सहायता है, इस फॉर्मूले में आर्थिक सहायता की जगह हम 0 लिखेंगे या सब्सिडी की जगह हम 0 लिखेंगे। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखना। तो यहाँ पर आप एक बात का और ध्यान रखना कि हम इस फॉर्मूले को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। कैसे, देखिए, MP यानी कि मार्केट प्राइस इक्वल टू FC फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ। तो इस फॉर्मूले को आप हमेशा के लिए याद कर लीजिए, क्योंकि आपके बहुत काम आने वाला है। बाजार कीमत इक्वल टू साधन लागत प्लस अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता, या बोलो MP इक्वल टू FC प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। ठीक है, अब हम सबसे पहले देखेंगे कि ये सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि GDP। आपने कई बार सुना होगा भारत की GDP इतनी है, ठीक है, या किसी और देश की GDP कितनी है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि GDP क्या होता है। ठीक है, तो GDP की डेफिनेशन होती है किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर, सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना, घरेलू सीमा, किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर एक निश्चित समय में उत्पादित जो वस्तुएं और सेवाएं होती हैं, उनकी बाजार कीमत हो सकती है या साधन लागत हो सकता है, इनमें से एक हो सकता है। ठीक है, पहले हम पढ़ते हैं बाजार कीमत। किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर एक निश्चित समय में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की बाजार कीमत के योग को बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। एक डेफिनेशन तो आपके यहाँ पर आ गई कि बाजार कीमत के हिसाब से सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है। इसको आप बोल सकते हैं बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। लेकिन अगर आपसे मैं पूछूं साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद की डेफिनेशन क्या होगी, तो आप बोलेंगे किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर एक निश्चित समय में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के साधन लागत के योग को, यहाँ पर साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद की जो डेफिनेशन है उसमें यहाँ पर साधन लागत हो जाएगा, साधन लागत के योग को साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। और मैंने आपको समझा दिया है कि साधन लागत और बाजार कीमत में क्या अंतर होता है। ठीक है, अब मैं आपको इस डेफिनेशन को अच्छे से समझाता हूँ। पहले मैं आपको
बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद को समझाऊंगा। उसके बाद बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद से ही हम निकाल देंगे साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद को इस फॉर्मूले से, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया, किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर, मान लीजिए कोई देश इस प्रकार से है, उसका मैप। तो जब हम जीडीपी को डिफाइन करते हैं तो सबसे जो मेन पॉइंट है उसमें ये है कि देश की सीमा के भीतर, किसी देश की जो सीमा है, जो मैंने रेड पेन से किसी देश की सीमा बना दी है। फॉर एग्जाम्पल ये कोई ए देश है, इस देश का नाम ए है। मान लीजिए देश ए की सीमा है, उसकी बाउंड्री है, ठीक है। तो इस देश की सीमा के अंदर जितनी भी वस्तुओं का और जितनी भी सेवाओं का, यानी कि जितने भी गुड्स का और जितने भी सर्विसेज का एक निश्चित समय में उत्पादन हो रहा होगा, ठीक है। तो उस वस्तुओं और उन सेवाओं के बाजार कीमत के योग को ही हम बोलते हैं बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। इसका अर्थ ये हुआ ना कि जो देश ए है, इस देश की घरेलू सीमा के अंदर जितनी भी वस्तुओं का उत्पादन किया जा रहा है और जितनी भी सेवाओं का उत्पादन किया जा रहा है, उन सभी के बाजार कीमत के योग को ही हम बोलते हैं बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे इस देश की सीमा के अंदर कई सारी वस्तुओं का उत्पादन किया जा रहा होगा, तो उन वस्तुओं का जो मार्केट प्राइस है, उन मार्केट प्राइस को हम जोड़ते जाएंगे जितनी भी वस्तुओं का उत्पादन किया जा रहा है। साथ में इस देश के अंदर जितनी भी सर्विसेज दी जा रही हैं उन सबको हम जोड़ते जाएंगे। और सर्विसेज में क्या आता है, मैंने आपको बताया था, सर्विसेज में जैसे आप परिवहन ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं तो वो भी एक सर्विसेज में आ गया। और जैसे आप होटल जाते हैं तो होटल भी एक सर्विस सेक्टर में आता है, हॉस्पिटल जाते हैं तो हॉस्पिटल भी सर्विस सेक्टर में आता है। तो इन सेवाओं का बाजार मूल्य क्या हुआ, जब आप परिवहन करते हैं तो आप जो मूल्य देते हैं वो हो गया सेवाओं का बाजार कीमत। उसी प्रकार जब आप होटल में ठहरने जाते हैं तो आप जो मूल्य होटल वालों को देते हैं, तो वो जो आप मूल्य दे रहे हैं, जो आप कीमत दे रहे हैं, वो हो जाएगा बाजार कीमत। उसी प्रकार से जब हॉस्पिटल में जब आप जाते हैं तो हॉस्पिटल में आप इलाज के बाद जो रुपए देते हैं, जो मूल्य देते हैं, जो कीमत देते हैं, उसे कहेंगे हम बाजार कीमत, ठीक है। तो इन सबको हम इसमें जोड़ेंगे जितनी भी सर्विसेज दी जा रही हैं उस देश की सीमा के भीतर, और उसे हम बोलते हैं उस देश के लिए, जैसे यहाँ पर देश ए के लिए उस निश्चित समय में बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। आप इस चीज़ को समझे होंगे। अब जो इसमें मेन प्रश्न उठता है ना कि क्या हम इसके अंतर्गत, घरेलू सीमा के अंतर्गत जीडीपी निकालते समय जो दूसरे देश की कंपनियां हमारे देश में काम कर रही हैं उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य को भी जोड़ते हैं? हाँ, बिल्कुल जोड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर बात होती है घरेलू सीमा के भीतर। यहाँ पर ये बात नहीं होती कि जो कंपनी है वो भारतीय कंपनी है कि विदेशी कंपनी है। तो हमेशा ध्यान रखना आप इस पॉइंट को कि जब हम सकल घरेलू उत्पाद की बात करते हैं तो हम घरेलू सीमा की बात करते हैं, हम उस समय ये बात नहीं करते हैं कि जो कंपनी भारतीय है कि विदेशी कंपनी है। तो जब भी सकल घरेलू उत्पाद निकालते हैं तो भारतीय कंपनियां और विदेशी कंपनियां, जितनी भी कंपनियां, यानी कि हम घरेलू सीमा के भीतर जितना भी वस्तुओं का उत्पादन किया जा रहा है, भले ही वस्तुओं का उत्पादन विदेशी कंपनियां भी कर रही हैं, उनको भी जोड़ेंगे। और जितनी भी सेवाओं का उत्पादन किया जा रहा है, भले ही वह कंपनी विदेशी कंपनी है, वो सर्विस दे रही है, उसको भी हम इसके अंतर्गत जोड़ेंगे। तो आपको एक वर्ड हमेशा ध्यान रखना है, सकल घरेलू उत्पाद में घरेलू सीमा की बात होती है, घरेलू सीमा के भीतर जितनी भी सर्विसेज दी जा रही है और जितनी भी वस्तुओं का प्रोडक्शन किया जा रहा है, ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि हम बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद से साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद कैसे निकालेंगे? तो काफ़ी इजी है। पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद की डेफिनेशन क्या होती है। तो किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर एक निश्चित समय में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के साधन लागत के योग को हम बोलते हैं साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद। पहले हमने बोला कि वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन हो रहा है किसी देश की सीमा के भीतर एक निश्चित समय में, उनकी बाजार कीमत कितनी है, उन सबको जोड़ के जो हमें प्राप्त होगा उसे हम बोलेंगे बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। लेकिन जब हम देखते हैं कि उन वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में कितना संसाधन लगा है, उन संसाधनों में कितना खर्च लगा है, वो जो मैंने आपको बताया था ना साधन लागत क्या होती है, तो साधन लागत मतलब उस वस्तु के उत्पादन में कितना खर्चा लगा है, अगर हम इस सबको जोड़ते हैं तो हम बोलते हैं साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद। अब यहाँ पर आप एक बात का और ध्यान रखना ना कि हम बाजार कीमत पर जो सकल घरेलू उत्पाद है, इससे हम साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि बाजार कीमत और साधन लागत में क्या संबंध होता है। बाजार कीमत बराबर, जिसको मैंने बताया था, बाजार कीमत को हम बोल सकते हैं मार्केट प्राइस इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट, यानी कि साधन लागत प्लस इनडायरेक्ट टैक्स अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम बाजार कीमत को साधन लागत में बदल सकते हैं। तो उसी प्रकार इसको हम जीडीपी से कन्वर्ट कर सकते हैं, जीडीपी एमपी लिख सकते हैं इसको। इसका मतलब ये हुआ कि बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद बराबर हो जाएगा
साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद प्लस इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता यानी कि सब्सिडी। तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, अगर हम इसको फॉर्मूले के रूप में देखें कि जो बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद है और साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद है, उसमें किस प्रकार से संबंध है, तो इस प्रकार का संबंध है उनमें। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद को भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना। तो ये हमारा हो गया बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद और साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, उसके बाद नंबर आता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, तो इसमें और सकल घरेलू उत्पाद में क्या अंतर है? सिर्फ एक शब्द का अंतर है, यहाँ पर घरेलू बोला गया है। इसका मतलब हम बोल रहे थे घरेलू सीमा के भीतर जितनी भी सेवाओं और वस्तुओं का उत्पादन किया जा रहा है उसके बाजार मूल्य या साधन लागत को हम बोलते हैं बाजार कीमत या साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं। तो यहाँ पर घरेलू आपको दिख रहा है, और यहाँ पर बाकी तो सब सेम है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, लेकिन सिर्फ राष्ट्रीय का अंतर है दोनों में। वहाँ पर घरेलू था, यहाँ पर राष्ट्रीय था, तो राष्ट्रीय से एक प्रकार की भावना आ रही, राष्ट्रीयता की भावना का विकास हो रहा है, यानी कि जब हम अपने लोगों की बात करते हैं। तो होता क्या है ना, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो देश की सीमा के भीतर जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन होता है तो उसे हम बोलते हैं, उसके बाजार मूल्य या उसके साधन लागत को हम बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। लेकिन होता क्या है कि कई सारे लोग हमारे देश के ऐसे नागरिक होते हैं जो दूसरे देशों में जाकर पैसा कमाते हैं। ठीक है, अब वो जो धन वो कमाते हैं वो हमारे देश का धन ही तो है, लेकिन वो जीडीपी में ऐड नहीं हो पाता है, क्योंकि जीडीपी में हम बात करते हैं देश की घरेलू सीमा के भीतर जितना भी उत्पादन हो रहा है उसकी बात करते हैं। लेकिन कुछ लोग तो विदेशों में जाकर हमारे देश के लिए धन कमा रहे हैं ना, तो उसको हम किस में ऐड करते हैं? उसको हम ऐड करते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद में। फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति ए है, या आप ऐसा ही बोल सकते हैं ए उन लोगों को इंडिकेट करता है जो लोग विदेशों में जाकर धन अर्जित करते हैं, और बी उन लोगों को इंडिकेट करता है जो विदेशी लोग हैं जो भारत की सीमा के अंदर आकर धन कमाते हैं। अब विदेशी लोग अगर भारत की सीमा के अंदर आकर धन कमा रहे हैं तो वो धन हमारा थोड़ी है, वो मनी हमारी थोड़ी है, वो तो ले जाएगा अपने देश को। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब हम नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड की बात करते हैं तो इसका अर्थ हुआ ए माइनस बी, और ए माइनस बी मतलब हुआ, ए मतलब हुआ कि वे सभी लोग, वे सभी भारतीय लोग जो विदेशों में जाकर धन कमाते हैं, तो हम उसको इसमें ऐड करेंगे, जीडीपी में ऐड करेंगे। और माइनस बी मतलब हुआ कि वे विदेशी लोग या वे दूसरे देश के लोग जो भारत में आकर, भारत की सीमा में आकर धन कमाते हैं, तो हम उसको उसमें घटा देंगे। तो ए माइनस बी करके जो हमको प्राप्त होता है उसी को हम बोलते हैं नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया जीएनपी का, यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का। जीएनपी बराबर होता है जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद धन नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब हुआ ए माइनस बी। ए मतलब हुआ वे सभी लोग जो भारतीय लोग हैं और विदेशों में जाकर धन कमा रहे हैं, तो वो जितना भी धन कमाते हैं उसको हम इसमें ऐड करते हैं। माइनस बी मतलब हुआ कि वे सभी लोग, वे सभी विदेशी लोग जो भारत में आकर, भारत की सीमा के भीतर आकर धन कमाते हैं, तो जितना वो धन कमाते हैं उसको हम इसमें घटा देते हैं। ठीक है, तो आप इस चीज़ को समझे होंगे। तो आप इस फॉर्मूले को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जी एन पी इक्वल टू जी डी पी प्लस ए माइनस बी। ए माइनस बी मतलब हुआ, ए मतलब हुआ वे सभी लोग जो भारतीय हैं और विदेशों में जाकर धन कमा रहे हैं, तो वो जितना धन कमाते हैं उसको हम इसमें जोड़ देंगे। और बी मतलब हुआ कि वे सभी लोग जो विदेशी हैं और भारत में आकर जितना भी वो धन कमाते हैं उसको हम, जितना धन कमाएंगे उसको इसमें से हम माइनस कर देंगे, तो हमको जो प्राप्त होगा वो होगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी हो जाएगा। ठीक है, अब बात होती है कि सकल, जिस प्रकार से सकल घरेलू उत्पाद को हमने बोला बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद और साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद, तो आप इसको भी इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इक्वल टू लिख सकते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस प्लस ए माइनस बी कह सकते हैं इसको। ठीक है, इसी प्रकार से आप साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद भी निकाल सकते हैं। तो साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद कैसे निकालेंगे? तो इस प्रकार से निकालेंगे, देखिए जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, यानी कि साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद बराबर हो जाएगा साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद प्लस ए माइनस बी, और ए माइनस बी तो आपको मालूम ही है, वह है नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है,
तो यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब हम यहाँ पर जैसे मार्केट प्राइस की बात करते हैं तो हम जीडीपी भी मार्केट प्राइस पर ही लेते हैं, और जब हम फैक्टर कॉस्ट पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद की बात करते हैं तो हम जीडीपी भी हम फैक्टर कॉस्ट वाली ही लेते हैं, यानी कि साधन लागत वाली ही लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जब हम आपसे कोई पूछेगा कि जीएनपी एट मार्केट प्राइस और जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट में क्या रिलेशन होगा, तो रिलेशन हम इस प्रकार से बनाएंगे, जो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। तो आप इस प्रकार से रिलेशन बना सकते हैं, जीएनपी एट मार्केट प्राइस बराबर हो जाएगा जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो सब फॉर्मूले इससे बन जाते हैं। ठीक है, और जब हम अलग अलग करके देखेंगे फॉर्मूले तो अलग अलग करके किस प्रकार से बनेंगे, अलग अलग करके फॉर्मूले जो हैं वो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से बनेंगे। मार्केट प्राइस पर जीएनपी का फॉर्मूला ये है और फैक्टर कॉस्ट पर जीएनपी का फॉर्मूला ये है। ठीक है, उसके बाद देखिए, अब देखिए शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जिसको हम बोलते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो अब इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, इससे पहले हमने पढ़ा था सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अभी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या हो चुका है, अब हम पढ़ रहे हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि ग्रॉस जो है वो नेट हो चुका है। अब मैं आपको बताऊंगा ये ग्रॉस वैल्यू और नेट वैल्यू में क्या अंतर होता है, उससे आप इस चीज़ को अच्छे से समझ जाएंगे, आपको आराम से ये फॉर्मूला याद हो जाएगा। ठीक है, ग्रॉस वैल्यू और नेट वैल्यू का मैं आपको मतलब बताता हूँ क्या होता है। आपने एक मोबाइल फ़ोन लिया, उस समय जो मोबाइल फ़ोन की वैल्यू थी वो उसकी ग्रॉस वैल्यू हो जाएगी। मान लीजिए आपने 15,000 का कोई शाओमी का फ़ोन लिया, 15,000 का फ़ोन लिया, तो समय के साथ साथ क्या होता है, जो वस्तु हम खरीदते हैं उसकी वैल्यू गिरती जाती है। तो जितनी उसकी वैल्यू गिर जाती है ना, उसी को हम बोलते हैं मूल्य ह्रास, यानी कि डेप्रिसिएशन। जो यहाँ पर डेप्रिसिएशन लिखा है ना, इसे हम बोलते हैं मूल्य ह्रास। तो होता क्या है, जो आपने 15,000 का फ़ोन खरीदा, 3 साल बाद 4 साल बाद जो उसकी वैल्यू है वो 15,000 नहीं रहती है। अगर आप उसको सेकंड हैंड बेचना चाहोगे तो जो उसकी वैल्यू है वो गिर जाती है। तो अब जो उसकी वैल्यू हो जाएगी, जो आपने 15,000 का फ़ोन ख़रीदा था उस समय उसकी जो वैल्यू थी वो ग्रॉस वैल्यू थी, लेकिन अब जो उसकी वैल्यू हो चुकी है उसको हम बोलते हैं नेट वैल्यू। मान लीजिए अगर आप अभी अपने फ़ोन को 4 साल बाद बेचें, 4 साल पहले आपने 15,000 का ख़रीदा था और अभी जो आपका फ़ोन अगर आप उसको अभी बेचें, सेकंड हैंड बेचें, तो आपके फ़ोन की कीमत हो जाती है मान लीजिए 6,000 रुपये। तो जो आपके फ़ोन की जो वैल्यू है वो अभी वैल्यू क्या हो जाएगी, 6,000 हो जाएगी। तो जो शुरुआत में उस चीज़ की वैल्यू थी उसको हम बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू। जो अब उसकी 3 साल बाद 4 साल बाद समय के बाद जो उसकी अब वैल्यू हो चुकी है उसको हम बोलते हैं नेट वैल्यू। तो ये अंतर होता है ग्रॉस और नेट में। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूँ कि ग्रॉस और नेट में संबंध को हमको एक इक्वेशन के रूप में दिखाना है, तो संबंध इस प्रकार से होता है, नेट वैल्यू इक्वल टू होता है ग्रॉस वैल्यू माइनस डेप्रिसिएशन, यानी कि जिसको हम बोलते हैं मूल्य ह्रास। मूल्य ह्रास मैंने बता दिया है कि जो जितनी उसकी वैल्यू में कमी हो चुकी है समय के साथ साथ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेट वैल्यू कितनी है फ़ोन की, 6,000 इसकी नेट वैल्यू है। 6,000 नेट वैल्यू कैसे आई, क्योंकि जो इसकी ग्रॉस वैल्यू थी 15,000 जो इसकी ग्रॉस वैल्यू थी, उस ग्रॉस वैल्यू में 9,000 का मूल्य ह्रास हो गया, 9,000 का डेप्रिसिएशन हो गया, समय के साथ साथ उसकी वैल्यू गिर चुकी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6,000 इसकी नेट वैल्यू हो जाएगी जो वर्तमान में इसकी वैल्यू है, 15,000 इसकी तब की वैल्यू थी जब हम नया नया इसको खरीद के लाए थे, और 9,000 का इसमें समय के साथ इसमें मूल्य ह्रास हुआ, तो 9,000 हो जाएगा इसका डेप्रिसिएशन। तो आप इसको हिंदी में इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर शुद्ध मूल्य बराबर यानी कि नेट वैल्यू बराबर सकल मूल्य ऋण मूल्य ह्रास यानी कि डेप्रिसिएशन। तो इसी फॉर्मूले का यूज करके जब हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद से शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद निकालने की बात करते हैं, तो ये फॉर्मूला किस प्रकार से हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बराबर सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट इक्वल टू हो जाएगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस मूल्य ह्रास यानी कि माइनस डेप्रिसिएशन। इस फॉर्मूले का आप हमेशा ध्यान रखना, डेप्रिसिएशन। तो आपको याद कैसे रहेगा कि हमको शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में कन्फ्यूजन कैसे दूर होगा, तो मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया फ़ोन का। जब आपको बात होती है शुद्ध की तो इसका मतलब नेट की बात होती है। जो नेट होता है वो
सकल में से डेप्रीशिएशन घटा के आता है, यानी कि ग्रॉस में से डेप्रीशिएशन घटा के हमको नेट प्राप्त होता है। तो आपको इससे ये फॉर्मूला याद हो जाएगा। और बाकी तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद का फॉर्मूला किस प्रकार से होता है, ठीक है, क्या इसकी परिभाषा होती है, आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अब जब हम बात करते हैं बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की, तो इसका फॉर्मूला किस प्रकार से हो जाएगा, जिस प्रकार से हम अभी तक पढ़ रहे हैं। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा बाजार कीमत पर, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बराबर हो जाएगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस मूल्य ह्रास, यानी कि डेप्रिसिएशन। जब हम यहाँ पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एट मार्केट प्राइस की बात करते हैं तो हम यहाँ पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद एट मार्केट प्राइस ही लेंगे, ठीक है। यानी कि जब हम बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की बात करते हैं तो हम यहाँ पर बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद लेंगे। उसी प्रकार से जब हम बात करते हैं साधन लागत पर, फैक्टर कॉस्ट पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर हम जीएनपी भी लेंगे, एट फैक्टर कॉस्ट ही लेंगे, यानी कि साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस वही हो जाएगा, मूल्य ह्रास हो जाएगा, जिस प्रकार से हम अभी तक देख रहे हैं, ठीक है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि मार्केट प्राइस पर जो एनएनपी है और फैक्टर कॉस्ट पर जो एनएनपी, इनमें रिलेशन क्या होगा, तो वो रिलेशन इस प्रकार से बनेगा जिस प्रकार से हम अभी तक देख रहे हैं। इनके बीच जो रिलेशन होता है इस प्रकार से बनेगा, देखिए एनएनपी एट मार्केट प्राइस इक्वल टू हो जाएगा एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें बता रहा हूँ आपको मैं आज, ठीक है। ये हो गया हमारा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अब मैं जो आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ उस बात को आप हमेशा याद रखना, अपने लाइफ टाइम के लिए याद कर लो उसको। जो मैंने आपको एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट बताया ना, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट जिसको हम बोलते हैं, अच्छे से लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, अच्छे से सुनना आप इस बात को, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को ही हम बोलते हैं राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। अगर आपसे कोई पूछता है कि भारत की राष्ट्रीय आय क्या है, तो भारत की राष्ट्रीय आय है साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद ही भारत की राष्ट्रीय आय है, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज नेशनल इनकम ऑफ एनी कंट्री। किसी भी देश की जो राष्ट्रीय आय है वह होती है साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। इसको हमेशा के लिए आप नोट डाउन कर लो, साधन लागत पर जो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है यानी कि एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट है, वही होता है किसी भी देश की राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, ठीक है। सबसे आखिरी में देखिए हमारा टॉपिक है शुद्ध घरेलू उत्पाद, यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जैसे हमने इससे पहले देखा कि हमने ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से हमने बना दिया नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो मैंने बताया था आपको कि जब हमको नेट प्राप्त करना होता है तो हम क्या करते हैं, ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन घटाते हैं। उसी प्रकार से जो हमने शुरुआत में पढ़ा था जीडीपी, यानी कि हमने ग्रॉस पढ़ा था ना, अगर हम जीडीपी में से डेप्रिसिएशन घटा देंगे, यानी ग्रॉस में से जब हम डेप्रिसिएशन घटा देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें एनडीपी प्राप्त होगा, यानी कि हमको ग्रॉस से हमको नेट प्राप्त हो जाएगा। तो बहुत ही ईजी है, जब हम सकल घरेलू उत्पाद में मूल्य ह्रास घटाते हैं तो हमको प्राप्त होता है शुद्ध घरेलू उत्पाद। जिस प्रकार से हमको सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्य ह्रास घटाने के बाद शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त हुआ, उसी प्रकार से हमको शुद्ध घरेलू उत्पाद भी प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी इजी है। तो यहाँ पर दो फॉर्मूले बन जाएंगे, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यानी कि बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद बराबर हो जाएगा बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद ऋण मूल्य ह्रास, यानी कि डेप्रिसिएशन। और दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद बराबर हो जाएगा साधन लागत पर जीडीपी, यानी कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट माइनस मूल्य ह्रास, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि एनडीपी एट मार्केट प्राइस और एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट पर क्या रिलेशन होगा, तो काफ़ी ईजी है। रिलेशन के लिए आप यहीं पर आ जाइए, शुरुआत में यहाँ पर आ जाइए। तो देखिए
NDP एट मार्केट प्राइस बराबर हो जाएगा NDP एट फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। ठीक है, तो ये हमारा आखिरी टॉपिक भी कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आज हमने ये चार जो टॉपिक होते हैं ना, GDP, GNP, NDP और NNP, इन चार टॉपिक में जो कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, वो कन्फ्यूजन आज दूर कर दिया है। अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।